कक्षा नवम के प्रिय भैया बहनों, आप सभी लॉकडाउन में सभी घर पर सभी स्वस्थ होंगे। रूसी क्रांति का यह अध्याय दूसरा अध्याय है और इसे हम पढ़ने वाले थे। मैंने कल इस पर आपको नोट्स दिए थे, आज इस पर कुछ नए नोट्स और भेज रहा हूँ, साथ ही यह वीडियो भी भेज रहा हूँ ताकि आप इस विषय को ठीक प्रकार से समझ जाएं। एक तो पाठ बहुत बड़ा है, छोटी छोटी बातों का जिक्र किया गया है, लेकिन हमें छोटी छोटी बातें पढ़नी हैं और बड़ी बड़ी जो मुख्य तथ्य हैं उन तथ्यों को हमें समझना भी है। तो अभी सामाजिक परिवर्तन का युग, रेडिकल, रूढ़िवादी, ये सब हम समझ चुके हैं। पिछली बार हमने पढ़ा है, 3 प्रकार के स्टेट्स भी हमने पढ़े हैं। हम सीधे शुरुआत करेंगे रूस की क्रांति। जहाँ से रूस की क्रांति शुरू हुई वहीं से हम इसको पढ़ेंगे। और जो पाठ था, पिछला जो पाठ था वह रूसी क्रांति का पाठ था और यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 1914 तक रूसी जो साम्राज्य था उस पर सम्राट जार निकोलस द्वितीय का यह फ़ोटो आप देख सकते हैं। यह रूसी साम्राज्य में निकोलस जार का शासन था। और जो रूस है इसको आप देखें तो बहुत बड़ा है रूस, और यह सोवियत संघ के नाम से जाना जाता रहा है। छोटी छोटी सोवियत है, छोटे छोटे राज्यों से मिलकर के एक बड़ा संगठन बना था, बड़ा संघ बनाया गया था। बाद में जब विश्व के देशों ने देखा कि ये बहुत बड़ा देश है तो इसको तोड़ने के लिए कई प्रकार के कयास भी लगाए गए और अंततः रूस का विभाजन भी हुआ। तो कुल मिलाकर के बड़ी शक्ति के रूप में रूस था। और उस समय जो अभी फिनलैंड है और लिथुआनिया, एस्तोनिया, पोलैंड, यूक्रेन सब इसी के हिस्से थे उस समय। और अज़रबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ऐसे जो राज्य हैं, इन राज्यों में भी रूसी साम्राज्य था। रूसी साम्राज्य के अंतर्गत ये सभी राज्य आते थे। तो उसके बाद मेन बातें ये हैं कि ऑर्थोडॉक्स जो क्रिश्चियनिटी के चर्च थे, उन चर्चों का सब जगह पर किसी भी राज्य की बात करें तो उस राज्य में राजा तो बेखबर होता है। वो तो अपने महल के अंदर शांत बैठा रहता है, उसे तो जो सूचना मिलती है वो वही करता है। तो उस समय जो लोग थे वो बड़ी दिक्कत करते थे, बड़ा अत्याचार लोगों के बीच करते थे। तो जो मूल बातें हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने नोट्स में आपको लिख के दिया था कि 1900 में समाजवादी जो लोग थे उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी करके एक संगठन बनाया था। ये जो कहानी है ये बहुत लंबी कहानियाँ हम पढ़ते रह जाएंगे। तो रूस में जब सबसे पहले समाजवाद आया और समाजवादी जो पार्टी थी, लोग थे, उन लोगों ने सबसे पहले इस संगठन को बनाया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने यहाँ पर संगठन बनाया और फिर उस संगठन ने क्या किया, जनता के लिए, किसानों के लिए, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। यहाँ से शुरुआत होती है। बाकी बहुत सारी बातें थी, जो बहुत सारे कारण थे, इनको हम पढ़ सकते हैं, क्लास में हम पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पर लिखा है, देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों पर राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा रहता था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे, कुछ धार्मिक स्वभाव के थे, कुछ नहीं थे। तो इस तरह से साम्राज्य चलता रहता है, यह आगे बढ़ता रहता है। निकोलस जार द्वितीय का भी शासन था और उसके बाद 1905 की क्रांति होती है। जो समाजवादी नेता होते थे, उन नेताओं में उनके नेता जो थे, समाजवादियों का जो नेता थे बोल्शेविक लोगों के, लेनिन थे। लेनिन का नाम रूस में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना संगठन बनाया। लेकिन जो मूलभूत 1905 की क्रांति हुई वो कैसे शुरू हुई? मज़दूरों ने शुरू की, क्योंकि जब क्रांति होती है तो वो गरीब तबके का, निचले सदन का व्यक्ति, दबा कुचला व्यक्ति ही जब आवाज़ उठाता है तब होता है कुछ बदलाव। तो देखिए आप यहाँ पर रूसी मज़दूरों का 1904 का साल बहुत बुरा रहा। शुरुआत में इसकी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन के 20% तक गिरावट आ गई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में तेज़ी से वृद्धि हुई। 1904 में एक असेंबली ऑफ रशियंस वर्कर, रूसी श्रमिक सभा का गठन हुआ और इस सभा के 4 सदस्यों को आयरन वर्क्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया। तो मज़दूरों ने ऐलान कर दिया नौकरी छोड़ने का, आंदोलन छेड़ने का, और कुछ दिनों के भीतर पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज़्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 घंटे किए जाने और वेतन वृद्धि और कार्य स्थिति में सुधार करने की मांग पर चले गए। हड़ताल कर दी उन्होंने। इसी दिन की एक घटना है, ये महत्वपूर्ण घटना है, हम यहाँ पर कुछ मुख्य टॉपिक। इसी दौरान पादरी गैपान के नेतृत्व में मज़दूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस, जार के महल की तरफ गया। तो पुलिस ने मज़दूरों पर हमला बोल दिया और इस घटना में 100 से ज़्यादा मज़दूर मारे गए, 300 से अधिक घायल हुए। इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना गया। 1905 की क्रांति की शुरुआत यहीं से शुरू हुई और सारे देश में हड़तालें होने लगी। नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी ने अपनी कक्षा का बहिष्कार किया। डॉक्टरों और इंजीनियरों ने काम नहीं किया। इन्होंने क्या किया? इंजीनियरों ने, डॉक्टरों ने, मध्यवर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग की और यूनियंस की स्थापना कर दी, एक संगठन बना दिया। और 1905 में फिर क्या हुआ? इसका जार पर बहुत असर पड़ा और 1905 की क्रांति पे जार ने निर्वाचित परामर्शदाता एक संसद का गठन करने की अपनी सहमति दी। लेकिन फिर क्या किया? जब मज़दूर लोग शांत हो गए तो उन्होंने यूनियनों को शांत कर दिया, यूनियनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया और जो ड्यूमा बनाई गई थी, जो संसद बनाई गई थी, उस संसद को बर्खास्त कर दिया गया। पहली 75 दिन के अंदर, दूसरी फिर 75 दिन के 3 महीने के अंदर कर दिया। तो इस तरह से जार ने बनाई गई संसद को भी बर्खास्त कर दिया और फिर उसने तीसरी ड्यूमा बनाई और उसमें तीसरी जो संसद बनाई उसमें अपने रूढ़िवादी नेताओं को भर लिया। फिर क्या हुआ? फिर विश्व युद्ध शुरू हो गया। पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1914 में। आपको मैंने अगले सत्र में डेट लिखी है, 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस वर्ष हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में शायद ही अध्ययन करें, लेकिन करेंगे तो आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की थे और दूसरी ओर फ्रांस, ब्रिटेन, रूस थे। बाद में इटली और एक और देश कौन आया? रोमानिया भी इसमें शामिल हो गया। तो इस तरह से दोनों युद्ध शुरू हो गए। युद्ध चलता रहा। युद्ध 1916, 1915, 1914 ये चलता रहा। तो लेकिन क्या होता, कहीं पर कभी हार होने लगती, कभी जीत होने लगती। तो 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं के रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला। तो सिपाही भी युद्ध से तंग आ गए और जार को और सरकार को लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करने लगे। युद्ध का बुरा असर तो पड़ता ही है, सभी जगह पड़ता है। और रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले जो लोग थे उनको युद्ध में भेज दिया जाता। मज़दूरों की संख्या कम पड़ने लगी सबको। फिर क्या हुआ? 1916 की सर्दियाँ जब आई तो उन दिनों अक्सर दुकानों में झगड़े होने लगे, क्योंकि पाव रोटी जो भी होती थी वहाँ पर, जो भी भोजन मिलता था वो कम होने लगा। 1917 में राजधानी पेट्रोग्राद, जहाँ राजधानी थी वहाँ पर एक क्रांति हुई 1917 में। तो क्या हुआ? तो स्थितियाँ तो भयावह थी, लोगों को खाने के लिए नहीं मिल पा रहा था
मजदूरों के क्वार्टर, कारखाने और नेवा नदी के तट पर थे और बाएं किनारे पर विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी जिसकी महल ड्यूमा में बैठक होती थी। इस तरफ तो एक तरफ लोगों का रहना है, दूसरी तरफ महल है। शहरों में पहले इतने ज़्यादा बहुत अच्छी क्वालिटी के शहर भी नहीं थे और बहुत बुरे हाल भी नहीं थे, लेकिन अलग से जैसा वर्णन दिया, जैसे हम लोगों ने कभी सिंधु सभ्यता में पढ़ा है वैसा ही समझ लेते हैं। तो उस बार भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई, ठंड बहुत थी, भोजन की व्यवस्था नहीं थी। तो नदी के बाएं तट पर फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल का नेतृत्व औरतें कर रही थी और सरकार ने क्या किया, कर्फ्यू लगाना ही था, इसलिए सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। अगले दिन फिर इकट्ठा हो गई जनता और फिर 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया और सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिज्ञों ने बयानबाजी करी। और अगले ही दिन फिर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हो गए और उन्होंने पुलिस मुख्यालयों को भी तहस नहस कर दिया। तो जो काम नॉर्मली जब जनता क्रांति करती है तो इस प्रकार का ही होता है, पुलिस मुख्यालयों पर, सरकारी मुख्यालयों पर कब्जा कर दिया जाता है। तो ये काम हुआ और गुस्साई सिपाहियों ने क्या किया, अपने ही रेजिमेंट के अफसर को गोली मार दी। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि भाई तुम इन प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाओ। जब प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने की बात आई तो प्रदर्शनकारियों पर सैनिकों ने गोली नहीं चलाई और उन्होंने अपने अफसर को गोली मार दी। और फिर सारे लोग मिल करके इन्होंने एक सोवियत संघ का गठन की, सोवियत करके एक परिषद गठन की और इन्होंने फिर ड्यूमा में, जहाँ उस महल में घुस गए, राजमहल में, और राजमहल में जाकर के संसद का एक सरकार बनाने के लिए एक मंत्रणा की होगी। अगले दिन जार से इनका प्रतिनिधिमंडल मिलने गया और उन्होंने, उसमें सैनिक भी मिल गए थे, तो इसलिए उन्होंने सैनिकों से भी डर करके जार ने राजगद्दी छोड़ दी। जब जार ने राजगद्दी छोड़ दी, फिर क्या हुआ, जब नॉर्मली चुनाव होते हैं अंतरिम सरकार बनती है। जब कोई भी जैसे अपने उत्तराखंड में 2000 में सरकार बनी, जब उत्तराखंड में 2000 में जब हमारा राज्य बना तो सबसे पहले नित्यानंद स्वामी करके राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। तो राज्य के पहले मुख्यमंत्री अंतरिम सरकार कहलाई। इस तरह से जब कोई नया संगठन शुरू होता है, नया सरकार आती है तो अंतरिम सरकार कहलाती है। जैसे देश जब आज़ाद हुआ तो पहले अंतरिम सरकार में 1947 से 1952 तक चुनाव नहीं हुए, तो उस दौरान अंतरिम सरकार ही काम करती रही 5 साल तक। तो इस तरह से भारत में जैसे अंतरिम सरकार बनी, ऐसे ही रूस में भी अंतरिम सरकार बनी और अंतरिम सरकार के प्रमुख थे, उनका नाम अभी मैं बताऊंगा, प्रधानमंत्री का नाम पीछे नीचे दिया है। जब अंतरिम सरकार चलने लगी, भाई कोई भी सरकार बहुत अच्छी तो होती नहीं है, सभी सरकारें एक